नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग कल के लेक्चर सीरीज में शून्य वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि शून्य सदिश में परिमाण शून्य होता है, दिशा अनिश्चित होती है लेकिन दिशा होती है, इसीलिए इसको शून्य सदिश कहते हैं। यहाँ पर मैं जितने भी डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी जितने डेफिनेशन मैंने बताया था, ये सारे के सारे डेफिनेशन आप लोग को एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि जब आप लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड है, उसमें आप लोगों को वेक्टर के बारे में, सदिशों के योग गुणा और योग है, अंतर है और गुणा है, जिसमें जो है डॉट मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से उनका डेफिनेशन और वो क्या होते हैं उसको बता दे रहा हूँ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश क्या होता है? जिस वेक्टर का परिमाण संख्यात्मक मान, यहाँ परिमाण और परिणाम दो चीज़ें होती हैं। परिणाम जो है रिजल्ट को बोलते हैं, किसी चीज़ के रिजल्ट को बोलते हैं, और परिमाण क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है। जैसे 5 मीटर लिखा हुआ है तो इसका संख्यात्मक मान 5 होता है। ठीक, जिस वेक्टर का परिमाण संख्यात्मक मान 1 हो, एकांक होता है, उसे एकांक वेक्टर कहते हैं। यदि कोई सदिश ए, ये सदिश ए है तो इसके एकांक वेक्टर को हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। यहाँ ए के ऊपर इस तरीके से कुछ चिन्ह लगा दिया जाए तो इसको हम लोग ए कैप पढ़ते हैं, और इसी को सदिश ए का, ये सदिश ए है, सदिश ए का एकांक वेक्टर बोलते हैं। सभी सदिश का एकांक वेक्टर होता है। मैं इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, देखिए। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, सदिश को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर ए है तो इसके जो इसका एकांक सदिश होगा, एक ए का एकांक सदिश, ए का एकांक सदिश हम लोग लिखेंगे कैसे? ए, इस तरीके से निशान बना देंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग ए कैप। अब प्रत्येक सदिश का एकांक सदिश होगा, ऐसे बी के लिए होगा। अगर बी है तो बी का एकांक सदिश होगा बी कैप, और एक्स है, एक्स वेक्टर है तो एक्स का भी जो एकांक सदिश होगा एक्स कैप। ठीक, जितने भी सदिश होते हैं उनका एकांक सदिश होता है, और एकांक सदिश का जो वैल्यू होता है, एकांक सदिश प्राप्त करने के लिए, किसी सदिश से एकांक सदिश प्राप्त करने का एक विधि होता है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है और हमको ए कैप पता करना है। वेक्टर ए से ए कैप को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए। अब यहाँ मोड ऑफ ए क्या है? इसको मोड ऑफ ए लिखते हैं, बोलते हैं हम लोग। अगर ऐसा दो वर्टिकल लाइन खींच दिया जाए, इसके बीच में कोई संख्या कोई वेक्टर लिख दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब होता है केवल संख्यात्मक मान। अगर इस तरीके से दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कोई सदिश लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि उस सदिश का केवल संख्यात्मक मान वहां पर रखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई 5 न्यूटन का बल है। ठीक, बल क्या होता है? सदिश राशि होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। 5 न्यूटन का कोई बल है तो इसको हम लोग, इसका 5 न्यूटन का एकांक वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका मान लेते हैं एकांक वेक्टर क्या है? एन कैप है। तो एन कैप को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, एन कैप को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो वेक्टर है उसको ऊपर में लिख लेंगे। तो 5 न्यूटन है, इसको ऊपर लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो इसका मोड है, मोड माने आंकिक मान, आंकिक मान कितना? 5, इसको यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक, यही इसका क्या होगा? एकांक वेक्टर होगा। ऐसे ही बी का एकांक वेक्टर निकालेंगे हम लोग, तो देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अभी जब इसको न्यूमेरिकल से हम लोग सॉल्व करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये वेक्टर बी हो गया, इसके बाद मोड ऑफ वेक्टर बी। इस तरीके से हम लोग प्रत्येक वेक्टर का एकांक वेक्टर निकाल सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। इसके आगे का टॉपिक हमारा है लंबकोणीय एकांक वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं या निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, उसमें हम लोगों को एक्स और वाई दो तल के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक तीसरा तल भी होता है जेड तल। जब हम लोग 3D में पढ़ते हैं तो इसमें तीसरा तल भी लिया जाता है जेड तल। तो इन तलों के, जैसे ये हमारा एक्स तल है, ये वाई है और ये जेड है, इन तलों के अनुदिश अगर कोई वेक्टर है, अनुदिश का मतलब है इनकी दिशा में कोई वेक्टर है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, इसी को वेक्टर मान लेते हैं, एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है और ये जेड वेक्टर है। ठीक, ये एक्स वाई जेड के अनुदिश कोई सदिश है, तो एक्स के अनुदिश जो एकांक सदिश होगा, एक्स का एकांक सदिश एक्स का लंबकोणीय सदिश कहलाएगा, वाई का एकांक सदिश वाई की दिशा में लंबकोणीय सदिश कहलाएगा, और जेड का एकांक वेक्टर जेड की दिशा में लंबकोणीय एकांक सदिश कहलाएगा। यानी प्रत्येक डायमेंशन के दिशा में एकांक वेक्टर को उसका लंबकोणीय एकांक वेक्टर बोलते हैं। जैसे इसका कुछ मान दिया रहेगा तो इस दिशा में हम लोग एकांक वेक्टर को निकालेंगे तो वह उस दिशा में क्या हो जाएगा, लंबकोणीय एकांक वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है समरेखीय वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, समरेखीय सदिश। देखिए, जिन सदिशों की कार्य रेखा समांतर होती है वे समरेखी या समांतर वेक्टर कहलाते हैं। इन वेक्टरों के बीच का कोण या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे विपरीत वेक्टर और समान वेक्टर। विपरीत वेक्टर और समान वेक्टर में क्या क्या अंतर था? दोनों के दोनों वेक्टर समान होते थे, यानी लंबाई उनका जो है समान होता था। विपरीत वेक्टर और समान वेक्टर, उनकी लंबाई समान होती थी, लेकिन विपरीत वेक्टर में क्या होता था, उसकी दिशा उलट जाती थी, माने दोनों के बीच में 180 डिग्री का कालांतर हुआ करता था। लेकिन यहाँ समरेखीय सदिश है, तो समरेखीय सदिश में दो टाइप की स्थितियाँ आती हैं, या तो उनके बीच 0 डिग्री का जो है अंतर होगा, या तो 180 डिग्री का, या तो वो दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे या तो विपरीत दिशा में काम करेंगे, लेकिन उनकी जो परिमाण होगा, जो आंकिक मान होगा, वो अलग अलग होगा। अलग अलग मतलब अगर कोई 5 न्यूटन का है तो दूसरा 2 न्यूटन का होगा, अगर कोई 10 न्यूटन का है दूसरा 1 न्यूटन का होगा। देख सकते हैं यहाँ पर दो वेक्टर का सेट दिखाया गया है। यदि दोनों सदिश जो है एक ही दिशा में काम कर रहे हों, तब के लिए यहाँ बी वेक्टर है और यहाँ भी ए वेक्टर है। इसकी लंबाई देख सकते हैं इतनी लंबी है और ये थोड़ा बी छोटा है, तो इससे पता चलता है कि दोनों वेक्टर का आंकिक मान जो परिमाण होता है वो अलग अलग होता है। दिशा कुछ भी हो सकती है, दिशा एक दिशा में हो सकता है या विपरीत दिशा में हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया दूसरी स्थिति, इसमें विपरीत दिशा में दिखाया गया है, ए दाहिने तरफ काम कर रहा है और बी बाएं तरफ काम कर रहा है। और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं, उस स्थिति में इन दोनों के बीच जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। जब दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हों तब दोनों के बीच का कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो जो समरेखीय वेक्टर होते हैं, समान वेक्टर होते हैं और जो है विपरीत वेक्टर होते हैं, इनमें बहुत ही बारीक अंतर होता है। इसको मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर कोई वेक्टर ए है और इसी दिशा में इसी परिमाण का और दूसरा वेक्टर आ जाए, इसी दिशा में इसी परिमाण का, यानी लंबाई भी समान हो दिशा भी समान हो, तो इसको बोलते हैं समान वेक्टर, समान सदिश। तीनों में मैं अंतर बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। ये हमारा हो गया समान सदिश। और यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण तो समान हो लेकिन इनकी दिशाएं उलट जाएं, माने एक दूसरे के विपरीत हो जाएं,
तब इसको बोलते हैं विपरीत वेक्टर, इसको बोलते हैं विपरीत सदिश। और इन इन दोनों ही स्थितियों से हट के तीसरी स्थिति क्या होती है, अगर दोनों वेक्टर समान दिशा में काम करें, ए बी समान दिशा में काम करें, लेकिन इनका परिमाण छोटा बड़ा हो। देखिए ये बड़ा परिमाण का है, ये छोटा परिमाण का है, समान दिशा होते हुए भी परिमाण अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं हम लोग समरेखीय सदिश, समरेखीय सदिश। और समरेखीय सदिश में एक दूसरी स्थिति आती है, यदि इनकी जो है क्रिया रेखाएं विपरीत विपरीत हों। देखिए ए इधर काम करेगा, बी इधर काम करेगा, तो इसको भी हम लोग समरेखीय सदिश के अंतर्गत रखते हैं। परिमाण अलग अलग रहेगा, दिशा भी अलग अलग रहेगी, और इनके बीच कलांतर कितना होगा, कलांतर मतलब इनके बीच कोण कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं और यहाँ दिशाएं समान थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री का अंतर। तो ये तीनों प्रकार के सदिशों में तुलनात्मक अध्ययन है, या फिर बोल सकते हैं समानताएं या असमानताएं हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सदिशों का जोड़ एवं घटाव। देखिए सदिशों के जोड़ने और घटाने के यहाँ कई नियम होते हैं, जिसमें से हम लोग 2 नियम पढ़ेंगे, ज्यामितीय अथवा ग्राफी विधि, और दूसरा है गणितीय विधि। सदिशों के योग एवं अंतर की संक्रिया केवल समान प्रकृति एवं समान मात्रक वाले राशियों में ही संभव है। सदिशों को जोड़ने तथा घटाने की 2 विधियां हैं, यानी समान प्रकृति और समान मात्रक वाले राशियों को ही हम लोग घटा सकते हैं। जैसे बल को बल में से घटा सकते हैं, किलोग्राम को किलोग्राम में से घटा सकते हैं, और वेग से वेग को घटा सकते हैं, यानी समान प्रकृति की ही राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर 2 किलोग्राम में से 1 न्यूटन को घटाइए तो आंसर कितना होगा। ये संभव नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही राशियाँ अलग अलग प्रकृति की हैं और इनका मात्रक भी अलग अलग है। तो सदिशों के जोड़ने एवं घटाने के 2 विधियां हैं, पहला है ज्यामितीय अथवा ग्राफी विधि, और दूसरा है गणितीय विधि। तो ज्यामितीय विधि में क्या होता है, हम लोग केवल निरूपित करते हैं कि सदिश को घटा के कैसे लिखा जाएगा, उसमें हम लोग ज्यामितीय विधि के अंतर्गत इसको देखेंगे। और गणितीय विधि में क्या देखते हैं हम लोग, गणितीय विधि में हम लोग देखते हैं कि जो है सदिश का जोड़ने या घटाने के पश्चात उसका रिजल्ट कितना आएगा, इसको हम लोग गणितीय विधि के अंतर्गत देखते हैं। अब ज्यामितीय पहला विधि देखेंगे हम लोग, इसमें 3 विधियां आती हैं, ज्यामितीय विधि अथवा ग्राफी विधि द्वारा सदिशों का जोड़ना घटाना। इसके अंतर्गत 3 विधियां आती हैं, पहला है त्रिभुज विधि और बहुभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि। ये ज्यामितीय अथवा ग्राफी विधि की 3 विधियां हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज विधि को। त्रिभुज विधि को समझने के लिए हम लोग देखिए आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। सबसे पहले देखिए, अगर ए और बी 2 वेक्टर हमारे पास हैं, इनको जोड़ना है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले विधि में हम लोग त्रिभुज विधि पहला पढ़ेंगे, त्रिभुज विधि। पहला विधि हमारा त्रिभुज विधि है, इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हमारा कोई वेक्टर ए इस तरीके से दिया है, ये ए वेक्टर हो गया, और इसमें हमको बोलता है कि इसमें बी वेक्टर को जोड़िए, और वी वेक्टर देखिए कुछ इस तरीके का है, बी वेक्टर। ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा वी वेक्टर है। इसको जोड़कर प्रदर्शित करने के लिए बोला जाता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों को
जोड़ने की विधि पढ़ रहे हैं। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला सदिश दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले इस तरीके से लिख लेते हैं। और सदिश को लिखने की विधि मैं बता चुका हूँ कि इसको तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और तीर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तीर की लंबाई क्या बताएगी सदिश के परिमाण को, और तीर की दिशा हेड क्या बताएगा, एरो हेड उसकी दिशा को। तो सबसे पहले वेक्टर ए को लिख लिए हम लोग, इस तरीके से बना लिए। अब वेक्टर वी वेक्टर वी की दिशा देखिए इस तरीके से है। वेक्टर वी का दिशा कुछ इस तरीके से है। तो देखिए वेक्टरों के संबंध में एक नियम होता है। जैसे वेक्टर ए यहाँ पर है तो इसको हम इसी के समांतर कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए, यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए, यानी इसी के समांतर कहीं भी मैं इसको डिस्प्लेस कर सकता हूँ, ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकता हूँ। तो सेम टू सेम यही नियम अप्लाई होगा। ये बहुत काम का नियम है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी के द्वारा जो है सदिशों का जो फेजर डायग्राम होता है बनाया जाता है। तो इसी नियम से हम लोग देखिए जो वेक्टर बी है इसको हम लोग इधर ए की तरफ मूव कराएंगे। तो मूव कराने के लिए क्या करेंगे, ये इसका जो टेल है देखिए, इसको हम लोग टेल बोलते हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। ये टेल है, ये टेल, और ये हो गया हेड। तो इसके टेल को इसके हेड के साथ जोड़ेंगे, एकदम पैरेलल लाएंगे। देखिए ये इसकी दिशा क्या है, बी की दिशा ऐसे है, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। देख सकते हैं दोनों समांतर में है, तो इसको हम लोग इसी के समांतर इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी के टेल को मिला देंगे। ठीक, मिल गया। अब जो है क्या करेंगे, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे। मिला दिए। अब यह वेक्टर कुछ ऐसा होगा कि जो वेक्टर ए के टेल से इसका टेल जुड़ा होगा और वेक्टर बी के हेड से इसका हेड जुड़ा होगा। यही वेक्टर जो है इन दोनों सदिशों का परिणामी वेक्टर होगा। तो इसको हम लोग अगर आर मानते हैं, आर वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया हमारा दो सदिशों के योग का रिप्रेजेंटेशन। इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए यदि ए कोई सदिश है और बी कोई सदिश है तो इसमें जो है जोड़ने के लिए आपको दिशा दिया रहेगा कि वेक्टर बी की दिशा वेक्टर ए की दिशा के किस तरफ है। तो उसी दिशा के अनुसार हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दिया रहेगा कि वेक्टर बी वेक्टर ए से 120 डिग्री पर है, 50 डिग्री पे है, 70 डिग्री पे है, इस तरीके का क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप केवल इतना ध्यान रखिएगा कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ना है हमको। देखिए वेक्टर ए का हेड यहाँ है, बी का टेल यहाँ है। अगर दिशा नहीं दी हुई तो यही करेंगे हम लोग, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ देंगे, और अंत में क्या करेंगे, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे, और उसकी दिशा कैसी होगी, हेड से हेड मिलेगा, टेल से टेल मिलेगा। देखिए यहाँ इसके जो परिणामी वेक्टर है इसका टेल से ए का टेल मिल रहा है और इसका हेड बी के हेड से मिल रहा है। तो इस तरीके से ए प्लस बी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा त्रिभुज विधि द्वारा दो सदिशों के जोड़ने का नियम। अब इसके बाद आता है बहुभुज विधि। बहुभुज विधि, पॉलीगन मेथड, बहुभुज विधि। बहुभुज का मतलब होता है इसमें अनेक भुजाएं होंगी और प्रत्येक भुजा एक सदिश को डिनोट करेगा। तो इसका उपयोग हम लोग उस स्थान पे करते हैं जहां दो से अधिक सदिशों का योगफल प्रदर्शित करने की जरूरत हो। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बहुभुज विधि का यूज करते हैं। तो बहुभुज विधि क्या है इसको समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये कोई वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। तो देख सकते हैं इसमें भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक भुजा एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो बहुभुजी विधि का हम लोग वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ पर
दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ना हो, वहाँ पर हम लोग बहुभुज विधि का उपयोग करते हैं, पॉलीगन मेथड का उपयोग करते हैं। तो डायरेक्शन प्रश्न में दिया गया रहेगा कि बी का डायरेक्शन ए के सापेक्ष में कितना है, सी का डायरेक्शन बी के सापेक्ष में कितना है, ऐसे डायरेक्शन दिया रहेगा, तो उसी के अनुसार हम लोग को खींचना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे त्रिभुज विधि में क्या होता कि पहले का जो हेड था दूसरे के टेल से जुड़ा रहता था, पहले का हेड दूसरे वाले सदिश के टेल से जुड़ा रहता था। इसके बाद जो है जब हेड से हेड मिले और टेल से टेल जहाँ मिलता था वो हमारा परिणामी होता था। सेम टू सेम वही अप्रोच यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए, इसका हेड, ए का हेड बी के टेल से जुड़ रहा है, तो ये हमारा ए प्लस बी डिनोट करेगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं बी का हेड सी के टेल से जुड़ रहा है, और फिर डी का टेल सी के हेड से जुड़ रहा है। लास्ट में क्या हो रहा है, देखिए टेल से टेल, हेड से हेड जुड़ रहा है। जहाँ टेल से टेल और हेड से हेड जुड़ेगा वहाँ पर परिणामी प्राप्त हो जाएगा। तो इसको ये आर इन सब का परिणामी होगा। आर बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो ये आर इन सब का परिणामी हो जाएगा। अब इसका परिणामी प्राप्त करने का नियम क्या होता है, इसका परिणामी प्राप्त करने का नियम एकदम त्रिभुज विधि के समान होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो हम लोग यहाँ से इसको मिलाएंगे एक डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन रहेगा, और इसकी दिशा क्या रहेगी, टेल से टेल, हेड से हेड। इसको मान लेते हैं हमारा ये क्या है, R1 है। तो देखिए सबसे पहले दो सदिशों का योग निकालेंगे। देखिए ये R1 क्या डिनोट करेगा, R1 ये हमारा डिनोट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। देखिए ये इतना त्रिभुज, देखिए केवल ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसी के समान है, और ये परिणामी आर के समान है ये वाला। तो R1 बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ए प्लस बी का जो है योगफल हमको मिल गया, क्या, R1। अब R1, अब इसको हम लोग भूल जाएंगे कि यहाँ ए प्लस बी है, इसको हम लोग हटा देंगे, इस तरीके से हटा देंगे। अब देखिए फिर से एक पॉलीगन बन रहा है यहाँ पर अब इसको मिलाएंगे। देखिए इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे और इसको R2 मान लेंगे। अब R2 बराबर क्या होगा, देखिए R2 बराबर होगा, देखिए यहाँ पर R1, अब R1 सदिश हो गया R1 प्लस C1, सी, ये R1C। अब इस तरीके से R2 निकल जाएगा। अब यहाँ पर R2 का वैल्यू क्या होगा, R1 का वैल्यू रखेंगे A प्लस बी प्लस वेक्टर सी। इस तरीके से बारी बारी से करके हम लोग रिजल्टेंट R तक पहुँचेंगे। तो पॉलीगन मेथड और कुछ नहीं होता है कि यह जो सदिशों का त्रिभुज विधि का एक सम्मिलित रूप होता है, जिसमें जो है हम लोग दो या दो से अधिक सदिशों के योग को निकालते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज द्वारा जो सदिशों का योगफल ज्ञात करना। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आप लोग थ्योरी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज का जो योगफल का नियम है उसको पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, इसके आगे देखते हैं। त्रिभुज विधि का जो नियम है उसको देख लेते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सदिशों को जोड़ने के त्रिभुज विधि, सदिशों के जोड़ने की त्रिभुज विधि द्वारा केवल दो सदिशों को आपस में जोड़ा जा सकता है। सदिश विधि का उपयोग वहाँ, त्रिभुज विधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कम से कम दो सदिशों को जोड़ना होता है। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो सदिश हैं जिनको जोड़ना है, तो सबसे पहले सदिश ए को बनाएं, वेक्टर ए को बनाएं। देखिए वेक्टर ए कुछ इस तरीके से बन गया। इसके बाद क्या होगा,
अब वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ने के लिए बी के पुच्छ को ए के शीर्ष से दी गई दिशा में खींचते हैं। बी के पुच्छ को ए के शीर्ष पर रखते हुए दी गई दिशा में खींचते हैं तो चित्र निम्नवत प्राप्त होगा। ये देखिए, वेक्टर ए के शीर्ष पर वेक्टर बी के पुच्छ को रखकर हम लोग खींच दिए। इसके बाद क्या, अंत में ए के पुच्छ को बी के शीर्ष से किसी सदिश सी द्वारा इस प्रकार मिलाएं कि सी का पुच्छ ए के पुच्छ से तथा सी का शीर्ष बी के शीर्ष से मिल जाए। मैंने यही बताया था कि जो परिणामी होता है उसका शीर्ष अंतिम वाले वेक्टर के शीर्ष से और उसका पुच्छ पहले वाले वेक्टर के पुच्छ से जुड़ा रहता है। यहाँ देख सकते हैं वेक्टर सी परिणामी है तो सी का पुच्छ ए के पुच्छ से और सी का शीर्ष बी के शीर्ष से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से जो है सी को हम लोग लिख सकते हैं सी बराबर वेक्टर सी बराबर ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ये हो गया हमारा सदिशों का योग का नियम, त्रिभुज विधि। इसके बाद है पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड को भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ एक नोट्स लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम मतलब यदि वेक्टर ए प्लस बी है तो इसको हम लोग वेक्टर बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। यही हमारा क्रम विनिमय नियम है जिसको कम्युलेटिव लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा क्या है, सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि। बहुभुज विधि को अभी हम लोग समझे थे, इसका हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दो से अधिक सदिशों को का योगफल ज्ञात करना होता है। जैसे माना ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ना है तो इसको बहुभुज विधि द्वारा निम्न प्रकार जोड़ते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर को दी गई दिशा में खींच लेते हैं। अब दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के शीर्ष से प्रारंभ करके दी गई दिशा में खींचें। इस प्रकार के क्रम को अगले सभी वेक्टरों के लिए चलता रहेगा। माने पहले वेक्टर के शीर्ष पर दूसरे वेक्टर का पुच्छ रखा जाएगा और दी गई दिशा में खींचा जाएगा। इस क्रम को हम लोग तब तक करेंगे जब तक सभी वेक्टर समाप्त न हो जाए। अंत में परिणामी वेक्टर खींचने के लिए परिणामी वेक्टर के पुच्छ पहले वेक्टर के पुच्छ से प्रारंभ करके अंतिम वेक्टर के शीर्ष को मिला दें। यही देखिए यहाँ चित्र दिखाया गया है, इसको मैं समझा चुका हूँ पहले व्हाइट बोर्ड पर। इस तरीके से जो है बहुभुज विधि से हम लोग किसी सदिश के परिणामी को प्राप्त करते हैं। चित्र में डी सदिश सदिशों ए बी सी का परिणामी वेक्टर होगा। जो पीछे चित्र दिया गया था यहाँ पर, तो डी वेक्टर ही ए बी सी का परिणामी वेक्टर होगा बहुभुज विधि से। तो बहुभुज विधि से जोड़े गए सदिशों का परिणामी सदिश प्राप्त करना। परिणामी सदिश कैसे प्राप्त करते हैं, मैंने बताया था कि सबसे पहले दो वेक्टरों को जो है जोड़ते हैं, उसके बाद तीसरा वेक्टर लेते हैं, यानी त्रिभुज विधि का उपयोग करके एक एक और दो वेक्टरों को लेकर जोड़ते हैं और अंत में परिणामी वेक्टर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यही पूरा विवरण लिखा गया है। बहुभुज विधि से जोड़े गए सदिशों का परिणामी सदिश प्राप्त करने के लिए दो सदिशों को त्रिभुज विधि से जोड़कर अंतिम परिणामी तक पहुँचते हैं, जो मैंने पहले बताया। जैसे दिए गए उदाहरण ए बी सी का परिणामी सदिश डी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज विधि द्वारा ए तथा बी का परिणामी ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर तीन वेक्टर दिया गया है, तो तीनों वेक्टर का परिणामी एक साथ हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दो वेक्टरों को त्रिभुज विधि से जोड़ते हैं और अंत में परिणामी तक पहुंचते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, सबसे पहले ए और बी को लिए, इसका परिणामी ई बनाए। अब ई को ज्ञात करने के बाद ई और सी को लेंगे, तब लास्ट में डी को प्राप्त करेंगे। देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है, माना ए तथा बी का परिणामी ई है, यहाँ ई दिखाया गया है। तो वेक्टर डी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वेक्टर ई व सी को जोड़ेंगे,
जोड़ेंगे और डी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार और अधिक सदिशों के लिए भी, यानी इससे अधिक सदिश होंगे तो यही नियम चलता रहेगा। आगे चल के हम लोग सारे के सारे सदिशों को बारी बारी से 2-2 को लेकर अंत में रिजल्टेंट तक पहुँचते हैं, परिणामी तक पहुँच जाते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी प्रकार को कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों को जोड़ना, इसके बाद समांतर चतुर्भुज नियम, और भी बहुत कुछ है इसमें। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और इस चैप्टर को आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को फिजिक्स में तो काम आएगा ही आएगा, मैथ में भी काम आएगा, क्योंकि ये चैप्टर मैथ में भी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।